नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली सीएम के नाम पर चर्चा की, राहुल को घेरते हुए खुद घिरी बीजेपी की। देखेंगे बैकफुट पर आई मोदी सरकार को, हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी के बढ़ते विरोध को, जानेंगे महंगाई पर फंसी बीजेपी को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मणिपुर घाटी के 5 जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध हटा, सरकार की अपील जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। राज्य में हिंसा भड़कने के बाद निलंबित की गई थी इंटरनेट सेवाएं। बीजेपी विधायक नितेश राणे पर दर्ज हुआ केस, भड़काऊ बयान देने का है आरोप। गणपति समारोह में मुसलमानों को लेकर दिया था विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सिस्टम में मौजूद अफसरशाही पर तीखा बयान, कहा सिस्टम में बैठे हैं न्यूटन के बाप, जहां पैसों के वजन से चलती हैं फाइलें। हरे निशान पर बंद हुआ बाजार, 97 अंकों की बढ़त के साथ 82,988 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 27 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,383 पर बंद हुआ निफ्टी। अब ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली को नया सीएम मिलने वाला है। जैसे ही केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया, दिल्ली की सियासत में एक ही सवाल उठ रहा है और वो ये कि अगला सीएम कौन होगा। केजरीवाल किसे अपनी जगह कुर्सी पर बैठाएंगे। अब इसको लेकर बैठक हुई, क्या हुई उस बैठक में बात, क्या नाम पर लग गई है मोहर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी किसे सौंपेंगे, हर किसी की जुबान पर यह सवाल है, जिसका जवाब अब पार्टी नेता ने दे दिया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 15 सितंबर को 48 घंटे बाद सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद से दिल्ली की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। अब 17 सितंबर को केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा था कि वो तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक कि जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना दे दे। पार्टी ऑफिस में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी पार्टी का ही कोई सहयोगी सीएम बनेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की बैठक बुलाई गई। कहा जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। बैठक से पहले आप के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अभी सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हुई है। इस पर फैसला केजरीवाल के इस्तीफे के बाद विधायक दल लेगा। लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे, जो नेता चुना जाएगा। उन्होंने आगे कहा बीजेपी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वो लोग चुने हुए मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गए हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो उन्होंने सत्ता का सुख नहीं भोगा। केजरीवाल को प्रधानमंत्री के इशारे पर फंसाया गया और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। बता दें कि केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और गोपाल राय समेत कई नेताओं के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की कमान किसके हाथ में आती है। केजरीवाल ने बड़ा दांव चलकर बीजेपी के दांव को फेल कर दिया है, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी की बौखलाहट की वजह राहुल गांधी का बढ़ता कद भी है। इसी वजह से बीजेपी नेता राहुल पर हमलावर हैं और विवादित बयान दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी जमकर पलटवार कर रही है, तो बीजेपी पर कैसे भारी पड़ी कांग्रेस, देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष ने बिट्टू समेत मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने इस पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो साफ है ये उनके इशारों पर ही किया जा रहा है। तो कांग्रेस के पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी जी ने 3 बार सांसद बनाया, आज वही उन्हें देशद्रोही कह रहा है। आज देश देख रहा है कि बिट्टू कितना एहसान फरामोश है, जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कह रहा है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उनके बयान सुना दूं तो बिट्टू साहब परेशानी में पड़ जाएंगे। क्या क्या नहीं कहा था। आप जिनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं उन्हें भी मुसीबत में डाल रहे हैं। अभी मोदी के मंत्री के बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक ने भी राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। संजय गायकवाड़ ने कहा कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा। इससे पहले बीजेपी के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल की जान लेने की धमकी दी थी, लेकिन बीजेपी या मोदी सरकार की तरफ से इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन मोदी सरकार बैकफुट पर जरूर आ गई है। अब खबर है कि केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाने को राजी हो गई है। तो
तो आखिर क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे, क्या है इसके पीछे की वजह, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव हो या फिर संसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया और अब विपक्ष के दबाव के बाद मोदी सरकार जल्द ही देश में जाति जनगणना करवाने वाली है। दरअसल सरकार ने देश में जनगणना कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार जनगणना में जाति का एक कॉलम भी शामिल करने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि अभी तक बीजेपी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। हालांकि बिहार में बीजेपी ने ही जाति जनगणना का सपोर्ट किया था। सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, पीएमके भी कास्ट सेंसर का सपोर्ट कर रही है। अब चिराग पासवान की एलजेपी और नीतीश की जेडीयू भी देश में जाति जनगणना की मांग कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने विपक्ष के आगे घुटने टेक दिए हैं। बता दें कि देश में जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली बार ये जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद ये जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। जाति जनगणना का मुद्दा मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। फिलहाल सबसे ज्यादा टेंशन में बीजेपी हरियाणा चुनाव को लेकर आ गई है, क्योंकि किसानों की बढ़ती नाराजगी पार्टी की चिंता बढ़ा रही है। क्योंकि किसान खुलकर बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में आए दिन बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। हाल ही में आदमपुर सीट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान एक ग्रामीण बिश्नोई का वीडियो बना रहा था, जिसको लेकर बिश्नोई के समर्थकों ने ग्रामीण का मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया, जिसको लेकर किसानों के साथ बिश्नोई की झूमा झटकी भी हुई। आनन फानन में बिश्नोई वहां से निकले तो ग्रामीणों ने उनके काफिले को खदेड़ दिया। वहीं अनिल विज को भी विरोध का सामना करना पड़ा है। अनिल विज अंबाला कैंट के शाहपुर गाँव जा रहे थे, तब किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर गोली चलाने को लेकर उनका जमकर विरोध किया। वहीं अनूप धानक को भी हाल ही में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। और अब सिरसा सीट से बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी रोहताश जांगड़ा ने सिरसा से अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस सीट से उन्होंने गोपाल कांडा का समर्थन किया है। इससे साफ है कि बीजेपी के लिए हरियाणा चुनाव की राह आसान नहीं लग रही है। अब किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से जो सवाल किए, उसके जवाब उनके पास नहीं है। वैसे जवाब तो मोदी सरकार महंगाई को लेकर भी नहीं दे पा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सवाल किए हैं, तो क्या कहा खड़गे ने, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में आम आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान भी पहुंच से बाहर दिखाई दे रहा है। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस बीच क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद भारत में महंगी कीमतों को लेकर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने लिखा कि कच्चे तेल की कीमतें 32.5% कम हो गई हैं, फिर भी भाजपा की ईंधन लूट जारी है। चुनाव वाले राज्य भाजपा को हराएंगे और मोदी प्रेरित मूल्य वृद्धि को खारिज करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 10 साल और 100 दिनों में मोदी सरकार ने ईंधन पर टैक्स लगाकर लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। इसके साथ ही खड़गे ने 2014 से लेकर 2024 तक क्रूड ऑयल के दामों में आए उतार चढ़ाव को भी साझा किया है, जिससे मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो अडानी के मुद्दे पर भी पीएम मोदी सवालों से घिर गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप को राज्य बिजली वितरण कंपनी के लिए नवीनीकरण और थर्मल एनर्जी की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसे लेकर महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि जब महाराष्ट्र में महायुति सरकार भारी हार की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने सत्ता में अपने आखिरी कुछ दिन मोडानी एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने में बिताने का फैसला किया, जिससे अडानी समूह को एक बड़ा बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके साथ ही जयराम ने पीएम मोदी से सवाल किए कि सौर ऊर्जा के लिए टैरिफ 2.5 रुपए प्रति यूनिट रेंज में है, लेकिन अडानी ग्रीन 2.7 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली की आपूर्ति करेगा। अडानी ग्रुप को बांटी गई इन रेवड़ियों से महाराष्ट्र के 2.7 करोड़ उपभोक्ताओं पर टैरिफ का भारी बोझ पड़ेगा। एनडीए सरकार बुरी तरह से घिर गई है। अब ऐसे में पीएम क्या जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी। मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे हैं। वैसे सवाल तो उद्धव ने भी पूछ लिया, वो भी महाराष्ट्र की जनता से, और जनता का जवाब 2 महीने बाद जरूर आएगा, ये भी तय माना जा रहा है। तो क्या कहा है उद्धव ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है।
शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनडीए पर करारा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर वो हमें धोखा दे सकते हैं तो क्या वो आपको धोखा नहीं देंगे। याद रखिए, जिन्हें लगता है कि परिवार ने उन्हें धोखा दिया है, शिवसेना ने मां की तरह उनके राजनीतिक करियर को संवारा है, जो कि उसके खिलाफ हो गए। इसके साथ ही उद्धव ने बगावत करने वालों पर हमला करते हुए कहा कि मुझे ऐसा साथी नहीं चाहिए जो सड़ा हुआ और बिका हुआ हो। हमारा एक वंश है जो दिए गए वचन पर कायम रहता है। मां के सीने को चीरने वालों से मदद की क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद में फिर तारीख पड़ने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर गए। देश भर में निंदा हो रही है, पर मैं मुख्य न्यायाधीश का आभारी हूं कि उन्होंने गणेश जी को तारीख नहीं दी। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह की सुनवाई पर फिर तारीख पड़ गई है, पता नहीं कब फैसला होगा। बता दें कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता और चुनाव चिन्ह का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में लगातार शिवसेना यूबीटी को तारीख पर तारीख मिल रही है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भड़क उठे। उद्धव ठाकरे के बयान ने हलचल बढ़ा दी है। एनडीए सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राज्य की सियासत गर्मा गई है। वैसे सियासत तो इस समय अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव से पहले भी गर्माई हुई है, जिसकी वजह ट्रंप पर हुआ हमला है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर हुए इस हमले ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर हो रहे हमले के पीछे कोई सियासी मकसद है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक बार फिर ट्रंप पर जानलेवा हमला हो गया है। हालांकि गोली ट्रंप को छू भी ना सकी, लेकिन बार बार हमलों की इन कोशिशों ने पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस बार फ्लोरिडा में ट्रंप के एक गोल्फ कोर्स में फायरिंग की गई। मौके से एक AK-47 भी बरामद हुई है। FBI ने बताया कि जिस समय गोली चली, ट्रंप वहां से सिर्फ 300 से 350 मीटर दूर थे। गोली चलने पर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों की तरफ से भी फायरिंग की गई। हालांकि हमले में ट्रंप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सीक्रेट सर्विस ने हाईवे पर हमलावर को पकड़ भी लिया है। वहीं हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईमेल के जरिए जानकारी दी कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और साथ ही कहा कि मैं किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं हूं। अब कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। याद रखिए, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। वहीं उपराष्ट्रपति और चुनाव में ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी इस हमले पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने जोर देकर कहा है कि अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। बता दें कि इससे पहले ट्रंप की रैली में भी उन पर गोली चलाई गई थी। तब भी हमलावर अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहा था, लेकिन बार बार हो रहे इन हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अगर आप बॉलीवुड के लेखक हैं तो आपके लिए डायलॉग लिखने का बहुत बड़ा स्कोप है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जहां पर भाषण से ज़्यादा डायलॉगबाजी होती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी अपने चुनाव के दौरान में जो भाषण दिए थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए। जैसे कि आपकी मंगलसूत्र आपके जो हैं वो छीन लिए जाएंगे, आपका सिंदूर उजाड़ दिया जाएगा, आपको बेघर कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। उसी तरह से गृह मंत्री ने भी आज एक डायलॉग बोला और कहा कि हम आतंकवाद को पूरी तरह से दफन कर देंगे, उसको पाताल में भेज देंगे। अब है ना ये डायलॉगबाजी, और डायलॉगबाजी वो भी तो क्यों नहीं, क्योंकि वो चेले भी तो शायर के हैं।